कम ऑन मुनमुन, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए प्लीज मुझे तो तुम मत ही बहलाओ की था। तुमने साहिल के कहने पर यह पार्टी कैंसिल की है, अमन ने कहा। क्यों मैं साहिल की बात नहीं मान सकती? उस पर क्या तुम्हारी सिर्फ बीवी का ही अधिकार है? कई बार बोल चुका हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम बार बार पीहू को बीच में मत लाया करो। सच तो ये है कि तुमने सिर्फ सम्राट की वजह से ये पार्टी कैंसिल की है, क्योंकि सम्राट इस एंगेजमेंट को होने नहीं देना चाहता था और अपना सारा काम छोड़कर सम्राट का यहाँ होना इस बात को प्रूफ करता है। वह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने देना चाहता था। अमन मुनमुन की आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम हर बार मेरे हर कदम को गलत तरीके से क्यों लेते हो? सौतेली ही सही, सम्राट की मैं माँ हूँ, यह सोचना मेरा फर्ज है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है और क्या ना पसंद। मुनमुन के आज तेवर दूसरे ही थे। एक पल के लिए अमन सोच में पड़ गया और फिर व्यंग से मुस्कुरा दिया। फर्ज और ममता, इन दोनों की बात अगर तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। अरे, जिसको खुद अपनी कोख से पैदा किया था उसको छोड़ ढते हुए तो तुम्हें सेकंड नहीं लगे थे। आज अचानक से तुम्हारी ममता कैसे जाग उठी, और वह भी सम्राट के लिए? अरे, कभी सोचा है जब बच्चों के सामने सच्चाई आएगी तब क्या होगा? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह मत भूलो, इन सारे गुनाहों में तुम सभी मेरे बराबर के हिस्सेदार हो। मुनमुन थी खे बोली, बस करो अब तुम दोनों। यहाँ दिमाग दूसरे टेंशन से फटा जा रहा है और तुम दोनों के आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। अजीत सिंह वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था, अपने भाई को समझ आ लो, मुनमुन ने अजीत से कहा। अजीत ने मुनमुन को घूरा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पार्टी मुनमुन ने नहीं, हमने कैंसिल की है और पार्टी कैंसिल करने का रीजन सम्राट और सब आहिल ही है। एमपी अजीत सिंह कमरे में आता हुआ बोला। अमन अदब में खड़ा हो गया और उसने झुककर अजीत के पैर छुई। खुश रहो, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 3 सीटर सोफे पर मुनमुन और अजीत एक साथ और अमन एक सिंगल सोफे पर आमने सामने बैठ गए। पीहू कैसी है और कैसी रही तुम लोगों की आउटिंग? अजीत ने अमन से पूछा। उसका बड़ा ध्यान रहता है आपको, कभी खुद की बीवी की चिंता कर लेनी चाहिए या तो फिर उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। मुनमुन बीच में बोली। अजीत मुस्कुरा दिया, सब कुछ तो मैडम आप ही के हाथ में है, हम तो बस आपके गुलाम ही हैं। ये क्यों भूल जाती हैं आप? पीहू अमन की जिंदगी में या फिर इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है, वरना वैसे भी अमन को मैंने ही पीहू को बाहर ले जाने के लिए कहा था। अमन इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे इन सब कामों से कोई मतलब ना हो। अजीत अपनी रूठी हुई बीवी को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अमन से जब रहा नहीं गया तो उसने कहा, काम की बात करें भैया जी। अजीत ने कहा, हाँ, इलेक्शन के डेट आने ही वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बार क्या होगा। पब्लिक में बदलाव की लहर चल रही है। टिकट तो कंफर्म है ना? अमन ने पूछा। टिकट ही नहीं बल्कि जीत भी कंफर्म थी। अगर आज की पार्टी कैंसिल नहीं हुई होती तो? मुनमुन बोली। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, वो अब भी कंफर्म है। जब तक हम पार्टी के चेयरमैन हैं तब तक हमारे खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। और रही बात पार्टी की, तो वो भी होगी जबरदस्त इलेक्शन के बाद। अजीत बोला। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अमन और मुनमुन साथ में बोले। सागर, अजीत ने कहा। दोनों चुप रह गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सागर को उस वक्त काफी हल्के में लिया, लेकिन अब लगता है कि जो दिख रहा था वह वैसा नहीं था और अब सब स्थितियां पहले से भी खराब होती जा रही हैं। अजीत बोला, मैंने तुम्हें उसका एनकाउंटर जेल में ही करवाने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुनमुन बोली। अगर वह जेल में रहता तब ना, एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया था। अमन बोला। यही तो हम फंस रहे हैं बार बार। आखिर कौन सागर को हर बार बचाकर लेकर चला जाता है? पुलिस हमारी, सरकार हमारी, सारे सबूत और सारे गवाह हमारे, यहाँ तक कि जज भी हमारा। दिया के मर्डर केस में हमने उसे फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर सारे सबूत गायब हो गए, फर्जी निकल गए और हार कर जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। और उसके बाद हम आज तक पता नहीं कर पाए कि सागर है कहाँ, जिंदा है या मर गया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन सब के पीछे उसी का हाथ है।
क्या पता ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई नया दुश्मन पैदा हो गया हो। मुनमुन ने अपना अंदेशा जाहिर किया। हो सकता है हमारे धंधे में यह कोई नई बात नहीं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। हद है कि सागर भी हमारे सामने नहीं आया। हम ये अंधेरे में ही एक तीर छोड़ रहे हैं। अजीत बोला, मुझे तो लगता है कि हम बेवजह ही सागर के पीछे पड़े हैं। अगर सागर जिंदा होता या हमसे बदला लेना चाहता तो वह सामने क्यों नहीं आया? कम से कम एक बार ही सही वह साहिल से मिलने की कोशिश जरूर करता। अमन बोला, वह सबसे पहले अपनी चहेती पीहू से मिलने की कोशिश करता। मुनमुन बोली, मैं पहले भी कह चुका हूं, इन सब चीजों से पीहू का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम बार बार उसको बीच में क्यों घसीटती हो? क्यों मिर्ची लगती है क्या? पीहू सागर की चहेती थी तो थी। अब यह अलग बात है कि सागर खुद उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों, तुम्हें सागर ने फोन करके बताया था क्या? और अगर बताया था तो उसका नंबर दे दो, मैं लोकेशन ट्रेस करके उसका पता निकाल लूंगा। अमन चिढ़ गया था। तो फिर वह मुझे फोन क्यों करेगा? क्योंकि तुम भी तो उसकी। आज ईद की मौजूदगी में अमन बोलते बोलते रह गया। कहना क्या चाहते हो तुम? मून ने अमन को उंगली दिखाई। वही जो सुनने की तुम में हिम्मत नहीं है, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। बेवजह का मेरा मुंह मत खुलवाओ। हद में रहो, अपनी हद में ही हूं, तभी तक चुप हूं। वरना जिस दिन मैंने हद क्रॉस की ना। अमन सोफे पर से उठकर खड़ा हो गया। बस भी करो तुम दोनों। जब देखो तब एक दूसरे को बातों से ही भूजने के लिए तैयार रहते हैं। गोली बंदूक की भी जरूरत नहीं है। दोनों की जबान AK-47 से भी तेज चलती है। पर मैं एक साथ कई मोर्चे पर नहीं लड़ सकता। इलेक्शन में भले ही मेरी जीत तय हो और प्रदेश में भी सरकार अपनी ही पार्टी की बनने वाली हो, लेकिन फिर भी घर की इस लड़ाई में ना आज तक किसी की जीत का फैसला हुआ है और ना ही किसी की हुकूमत का। चलाते दो, नो अपने ही मन की हो। काम की बात ध्यान से सुनना। आज सर जी से मेरी बात हुई थी। चलो, तुम दोनों की बात मान ली और सर जी ने भी यही कहा है कि वह आदमी सागर नहीं है, लेकिन न जो कोई भी हो, उस आदमी के हाथ बहुत कुछ शायद लग चुका है। तुम अच्छी तरह से जानते हैं। वह पिछले 20 सालों से इसी काम में लगा हुआ है। ऐसे में तुम दोनों की आपसी झड़प हमें कमजोर कर रही हैं। इधर कमिश्नर ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पता नहीं कौन भेदिया हमारे बीच हमारे क्रिप्स के माल और आदमी पकड़े जा चुके हैं, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। बात सच में बहुत टेंशन वाली है। जिस तरह से हमारे माल पकड़े जा रहे हैं, यह सच में चिंता का विषय है। तुमने मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं की? आखिर उसी के गृह मंत्री के आदेश पर ही तो कोई ना कोई ऑफिसर यहाँ आया होगा। मुनमुन बोली, मैं उससे क्या बात करूं? वो तो खुद हर प्रॉब्लम के लिए मेरी तरफ देखता है। मेरी हाथ का कठपुतली है वो। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ रखी है ताकि मेरी पकड़ इस फील्ड में कमजोर ना हो। पिछले 20 साल से हम सरकार में हैं, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस राज्य का गृह मंत्री मैं खुद हूं। वैसे पक्षी का मैटर क्या है? अमन और मुनमुन ने हैरानी में एक दूसरे का चेहरा देखा। अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? मुनमुन बोली, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना कि तुम दोनों मुझे समझते हो। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, सम्राट को इन सब के बीच में मत घसीटो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कब पंछी को रास्ते से हटाने के पीछे किसका किसका हाथ है। खैर, अभी मुर्दों का पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। जो जिंदा है उन पर ध्यान दिया जाए। इसी पंक्षी के कारण कमिश्नर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। वरना कल्याण सिंह के साथ सारे इलेक्शन का केस तो दबा दिया था हमने। पता नहीं पंक्षी फिर कमिश्नर के हाथ कैसे लग गई थी। ऐसी जगह छुपाया था हमने, फिर भी वहां से गायब हो गई और फिर मर गई। सम्राट भी इसी से नाराज है। खैर, कहो कि वह कमिश्नर का हाथ जिंदा नहीं लगी। मुनमुन, अगर तुम सम्राट को माँ का प्यार नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज उसके साथ अपना रवैया बदल लो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके जख्मों पर नमक छिड़ हकना बंद करो। पंछी और उससे जुड़ी हुई बातें अगर सम्राट को पता नहीं चले तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। सम्राट पुलिस वाला है,
तुम जानती हो कि मैंने सम्राट को पुलिस ज्वाइन करने की परमिशन क्यों दी? इलेक्शन के लिए ऊपर से फोर्स आ चुकी है। सुनने में आया है कि कुछ टॉप सीक्रेट ऑफिसर की नियुक्ति भी इस इलाके में एन की गई है। किस लिए आए हैं और किस मकसद से आए हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ सेंट्रल में चल रहा है। उनकी ज्वाइनिंग से लेकर उनकी पहचान तक सब कुछ गोपनीय रखी गई है। इतना ही नहीं, यह सब कुछ इस प्रदेश के अंदर पिछले कई साल से धीरे धीरे हो रहा है, बिना किसी को भनक लगे हुए। मुझे उसकी जानकारी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? मुनमुन तड़क कर बोली। तो फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? साहिल किस दिन काम आएगा और साहिल के थ्रू सम्राट से कैसे काम निकलवाना है, यह बात तुम अच्छी तरीके से समझती हो। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ही साहिल और सम्राट दोनों की ट्रेनिंग स्पेशल ऑफिसर के रूप में भी हुई थी। ये बात तो तुम्हें साहिल ने ही बताई थी, तो निश्चित तौर में अब जो चल रहा है वह भी तुम्हें साहिल से निकलवाना होगा। मैं बस अपने घर में कोई बात नहीं चाहता, अजीत बोला। उन दोनों का नाम किसी सीनियर ऑफिसर ने सजेस्ट किया था। साहिल इस चीज को लेकर उलझा हुआ था, पीहू से इस बारे में पूछ रहा था, तब मुझे पता चला। मुनमुन सोचती हुई बोली, मेरे दिमाग में तो अभी तक यह बात नहीं आ रही है कि हम किसी एक ऐसे इंसान को जानते भी हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने पीहू से भी पूछा था, लेकिन पीहू ने भी इस बात से सिरे से इनकार कर दिया था। वैसे सरजी ने क्या कहा है? अमन ने पूछा। वह खुद इस चीज को लेकर काफी परेशान है, अजीत बोला। अगर ऐसा रहा तो हमारा इलीगल बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, वरना हम सब जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। हम कुछ दिन अपने काम बंद नहीं कर सकते, अमन बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें बहुत घाटा होगा, मुनमुन बोली। कभी घाटे और फायदे से भी ऊपर उठकर सोच लिया करो, अमन गुस्से में बोला। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अजीत अमन को समझाते हैं उए बोला। हम तीनों को शांति से बैठकर इस मैटर का सल्यूशन निकालना होगा। वैसे इस बार तो हमने अपने काम का तरीका बदल दिया है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन यह कोई स्थायी सल्यूशन नहीं है। हमें परमानेंट सल्यूशन चाहिए, वैसा सल्यूशन जैसा कि हमने पिछले बार इलेक्शन के टाइम निकाला था, कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक। शराब वगैरह के जो सरकारी ठेके हमने गैर कानूनी तरीके से ये हैं और चलाते हैं, और सम्राट को तो वही नहीं पसंद। जब उसे हमारे असली कारोबारियों की जानकारी पड़ेगी तो कैसे इन सब चीजों को सबकी नज़र से छिपाना है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हमें अपना काम अब सब समेटना चाहिए, अमन बोला। अजीत और मुनमुन ने हैरानी में अमन की तरफ देखा। मैं काफी दिनों से सोच रहा था, जब हमारे बच्चे इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते, उन्हें यह सब पसंद नहीं, तो फिर आखिर हम क्यों ये सब बटोर रहे हैं? किसके लिए बटोर रहे हैं? अमन ने अपनी बात क्लियर की। मुनमुन ने मुंह बनाया। सब तुम्हारी बीबी की मेहरबानी है, पर नहीं कौन सी गुट्टी पिलाई है सबको, और अब मैं देख रही हूं कि धीरे धीरे उसका असर तुम पर भी हो रहा है। अमन अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अजीत ने कहा, अपने लिए फिलहाल तो अभी हम जो काम कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, और रही बात बच्चों की, तो सम्राट को कैसे सीधी रास्ते पर लाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे पास हर ताले की चाबी होती है, सम्राट चाहकर भी भाग नहीं पाएगा, और अगर एक बार सम्राट इस लाइन में फंस गया तो फिर वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा। इसकी चिंता तुम नो मत करो, अजीत बोला। अमन तुम पीहू के साथ और मुनमुन तुम सम्राट के साथ अपने रिश्ते को कुछ समय दो, मैं तुम दोनों से यही उम्मीद करता हूँ। फिलहाल तो जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, तो फिर हमें अपना तुरूप का इक्का चलना ही होगा, और तुम सम्राट को इस फील्ड में उतारने की तैयारी करो, मुनमुन बोली। ठीक है, मैं कल ही फील्ड में निकल जाता हूँ, तुम साथ चलोगी मेरे? मुनमुन ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ के सारे कामों की जिम्मेदारी अमन फिर तुम आरे ऊपर होगी। जी भैया जी, और तीनों इलेक्शन और अपने कारोबार से जुड़े ताने बाने के प्लान में लग गए। रात के करीब 11 बजे जीटी रोड किनारे एक बाइक सवार खड़ा था। उसने नाइट विजन कैमरे का चश्मा पहन रखा था और बहुत गौर से आती जाती गाड़ियों पर नजर रखे हुए था, जैसे किसी खास गाड़ी का इंतजार कर रहा हो, और उस गाड़ी को देखते ही उसके होंठ मुस्कुरा दिए। उसने अपनी घड़ी में लगे बटन को पेश किया और फिर आराम से जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया।
उसने अपना हेलमेट, जो कि बाइक के हैंडल से लग आया था, निकाल लिया। अपना चश्मा निकालकर पॉकेट के जेब में रखा और पीठ पर एक बैकपैक पहन लिया और साथ में हेलमेट लगाकर अपनी बाइक पर ही किसी और के सिग्नल का इंतजार करने लगा। इस बाइक सवार से करीब 10 किलोमीटर आगे जीटी रोड पर ही एक लग्जरियस गाड़ी लगी हुई थी। एक खूबसूरत लड़की गाड़ी का बोनेट खुले हुए उस पर झुकी हुई गाड़ी के इंजन को देख रही थी, पर उसका ध्यान इंजन की तरफ कम गुजर रहे तो रकों पर ज्यादा था, जैसे किसी का उसे इंतजार हो। कानों में ब्लूटूथ लगाएं, वह बीच में किसी से कुछ बात भी कर रही थी। रात के समय वैसे भी जीटी रोड चालू ही रहता है, ट्रकों का की आवाजाही लगी हुई थी। लड़की बहुत ध्यान से एक के बाद एक गुजर रहे ट्रकों को देख रही थी और कब ये अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी को। तभी उसकी नजर आ रही एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक का नंबर देखते ही लड़की की आंखें चमक गई और उसी के साथ उसकी कलाई में बंधी घड़ी में भी मैसेज भी करना शुरू किया। लड़की तेजी से जीटी रोड की तरफ भागी और इशारा करके उसे ट्रक को रुकवाने की कोशिश करने लगी। संतोष भैया, ट्रक का खलासी ड्राइवर से बोला। क्या है रे? ट्रक के ड्राइवर की आंखें चढ़ी हुई थी, जैसे वह काफी पीकर गाड़ी चला रहा था। हम लोगों की भी जिंदगी गजबे है, साला दिन रात ट्रक पर ही रास्ते में बीत जाता है। घर पर मेहरी भी है, फोन करो तो ताना मरती है। ट्रकवे से ब्याह भी काहे न यीन कर लिए। खलासी दारू की बोतल को मुंह से लगाए हुए ड्राइवर से बोला। ड्राइवर बेहुडगी से हंस दिया। वही तो, तुम्हारी भौजी तो अनोखी है, फोन पर तो की फरमाइश नहीं खत्म होती और जब पास जाओ सब लेकर जाओ तब नखरे दिखाती है। मन तो करता है कि कभी कभी ई ट्रेकवा उसके ऊपर ही चढ़ा दे, ना रहे गीना बोलेगी। कहते हुए ड्राइवर ने एक जोरदार ब्रेक अचानक से ही लगा दिया। खलासी आगे की ओर झुक गया। देखकर भैया, संभाल के, सरकारी रोड है, भौजाई को ऊपर पहुंचाने की जगह तुम कहीं हम ही को ऊपर मत पहुंचा दो। अभी तो हमारा गवना हुए ही 2 महीना हो रहा है, कुछ तो ख्याल हमारी मेहरिया का आ भी कर लो। अभी ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही खूबसूरत सी लड़की ड्राइवर की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने खलासी को चुप रहने का इशारा किया और खिड़की से बाहर निकालते हुए पूछा, का है मैडम जी? कौन था बाहर जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। कहीं कोई ड्रॉप तो नहीं मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहीं यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।